इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन कोर्स चल रहा है उसका ये 5वां लेक्चर होगा। आज हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे, अर्थात सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। इसके अंदर हम सिंधु नदी और उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सबकी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1114 किलोमीटर है। लेकिन याद रहे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो इलाका पाकिस्तानी लीगल कब्जा कर रखा है, ये लंबाई अगर हटा दी जाए तो 709 किलोमीटर रह जाती है इसकी भारत में लंबाई। सिंधु नदी 3 देशों में फ्लो करती है। पहला तिब्बत में, यहाँ जहाँ से निकल रही है, उसके बाद भारत के लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील, और इसी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। हालांकि पहले माना जाता था सिनकबाब या सानो ख्वाबाब जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम माना जाता था, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि बोखरचू ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यहीं बगल में आप देख रहे हैं ये कैलाश पर्वत भी यही बगल में ही है। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से की, मतलब ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी तिब्बत से आगे चलकर दमचौक नामक जगह से भारत के लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख में आगे चलते हुए ये हमारी जो सिंधु नदी है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और आगे ही लेह शहर जो लद्दाख के अंदर है इसके दाएं तट पर बसा हुआ है। और बहुत फेमस नदी है श्योक, ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी एक सहायक नदी है। ये श्योक नदी आप देख रहे हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में ये फ्लो करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर करती है जो गिलगित और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे चलने के बाद जो गिलगित जगह है, इस गिलगित जगह के पास से हमारी सिंधु नदी शार्प साउथ की तरफ टर्न लेती है और यहाँ एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज का निर्माण हो रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो सिंधु नदी है ना, हिमालय पर्वत के बनने से पहले से ही यहाँ फ्लो हो रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था तो आसपास की ज़मीन तो उठ रही थी, लेकिन जहाँ पर सिंधु नदी फ्लो हो रही थी उस ज़मीन को नदी ने नहीं उठने दिया, तो इसी कारण से गहरे गार्ज का निर्माण हुआ। और ये नदी आगे चलकर चिल्लास नामक एक जगह से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद कुछ नदियां दाईं तरफ से इसमें आकर मिलती हैं, जैसे गिलगित हो गया। हालांकि गिलगित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही इसमें मिल जाती है। काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया। उसके बाद सिंधु नदी कराची के पास जाकर अरब सागर में डेल्टा बनाती है और अपना पानी समुद्र में गिरा देती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंधु की 5 सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां की, जो इकट्ठा होकर पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट, वहां पे सिंधु नदी में पंचनद नाम से मिल जाती है। इस पंचनद शब्द का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। ये पांचों जो नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आइए, हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है लाहौल और स्पीति ज़िला, और इसी ज़िले के अंदर एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, और इस दर्रे के पास 2 नदियों का उद्गम होता है। एक भागा नदी है जो सूरजताल झील से निकल रही है, और एक चंद्रा नदी है जो चंद्रताल झील से निकल रही है। यही दोनों नदियाँ मिलकर चंद्रभागा नदी के नाम से जाने जाते हैं और चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहते हैं। तो बात उठती है कि चंद्र और भागा नदी का मिलन कहाँ होता है? तो इनका मिलन भी लाहौल स्पीति जिले के अंदर एक जगह है तांडी, यहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। उसके बाद ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती हैं और चंद्रभागा नदी ही चिनाब नदी कहलाती है। ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में जाकर आगे मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी नदी भी कहा गया है
और चिनाब नदी को अर्थवेद में कृष्णा नदी भी कहा गया है। सिंबल ऑफ लव या आशिका दा दरिया भी चिनाब नदी को कहा गया है, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी लव स्टोरी पनपी है। इसी कारण से सिंबल ऑफ लव या आशिका दा दरिया चिनाब नदी को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर एक वेरीनाग स्प्रिंग है, यहीं से इसका उद्गम होता है। हालांकि कुछ जगह आपको शेषनाग झील भी मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि शेषनाग झील से भी कुछ पानी आकर इस नदी में मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर वेरीनाग स्प्रिंग ही इसका उद्गम माना जाता है। और ये नदी जम्मू कश्मीर में जब आगे चलती है तो श्रीनगर शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाती है, वुल्लर झील इसी के रास्ते में पड़ती है, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और आगे चलकर बारामूला, उरी इसी के किनारे बसे हुए हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से ये जगह जानते होंगे। और थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर में आगे चलती है तो एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और वहीं पे जो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और इस मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसे किशन गंगा नदी या नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये नदी जस्ट साउथ टर्न लेती है और 170 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती रहती है। और आगे चलकर पाकिस्तान में एंटर करने के बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झांग डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम देखिए कहाँ से होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है कांगड़ा जिला, इसी जिले में रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम होता है। इसी बगल में ही कुल्लू पहाड़ी भी है। अब कांगड़ा जिला से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में ये एंटर करती है। और रावी नदी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है और धौलाधार पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में फ्लो करती हुई पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो सबसे पहले जिला पड़ता है पठानकोट, पठानकोट में एंटर करती है। यहीं पर इसके ऊपर रंजीत सागर बांध बनाया गया है जिसे थीन बांध भी कहते हैं। पंजाब के पठानकोट जिले से होने के बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है। पंजाब राज्य का गुरदासपुर, अमृतसर इस बॉर्डर पर स्थित है जहाँ से ये फ्लो करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एंटर करती है और यहीं पर लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलने के बाद झांग जो जिला है, पाकिस्तान का झांग जिला, इसके दक्षिणी हिस्से में आकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। वैदिक काल में इस नदी को पुरुषणी नदी कहा गया है और संस्कृत में इस नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। आगे बच्चों हम बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सोलांग वैली है ना, इसी के पास एक व्यास कुंड है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू से होती हुई जब ये आगे की तरफ आती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक इस पर डैम बनाया गया है, महाराणा प्रताप सागर डैम, बहुत फेमस है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद पंजाब में जब ये एंटर करती है, पंजाब के होशियारपुर ज़िले में ये एंटर करती है। उसके बाद कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद एक जगह है हरिके, इस हरिके नामक जगह पर जाने के बाद सतलुज नदी में ये मिल जाती है। व्यास नदी को बिपाशा नदी भी कहा जाता था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक जो मानसरोवर झील है ना, इसी के पास एक झील है राकसताल, इसी से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में आगे चलने के बाद भारत के अंदर जब ये एंटर करती है तो ये इलाका आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा के पास से ये भारत में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में आगे फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है बिलासपुर, यहीं पर इसके ऊपर बहुत ही फेमस बांध बनाया गया है भाखड़ा डैम। और आगे चलकर थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में इस पर एक बांध बना हुआ है नंगल डैम। तो कई बार इन दोनों डैम को इकट्ठा भाखड़ा नंगल डैम बोल दिया जाता है। ये इस पर बना हुआ है और ये नदी आगे चलती है। लुधियाना जो शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलकर हरिके जो जगह है ना, यहाँ पर जाने के बाद व्यास नदी इसमें मिल जाती है और यहीं पर हरिके बैरेज बना हुआ है। आप समझ लीजिए हरिके डैम एक बांध समझ लीजिए। और इसी बैरेज के थ्रू एक बहुत लंबी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी अब लंबाई वर्तमान में 650 किलोमीटर है। इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम हुआ करता था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनके नाम पर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी
नहर के थ्रू पंजाब वाले क्षेत्र में, लेकिन मुख्य तौर पर राजस्थान वाले इलाके जो सूखे हुए हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है इस पानी का। और फिर हमारी जो सतलुज नदी है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर 120 किलोमीटर लगभग फ्लो करती हुई आगे चलकर पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का उसमें जाकर चिनाब में मिल जाती है। और आगे आप जानते हैं ये जो पांचों नदियों का संगम हो गया है ये पंजनद नाम से जानी जाती है। पंजनद का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। और ये आगे चलकर फाइनली मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर सिस्टम में मिल जाती है। सिंधु नदी और उसकी 5 जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कहते हैं। ये समझौता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत जो इंडस नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, जबकि 20% जो पानी है वो भारत यूज़ करेगा। जबकि जो नीचे की नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, इन तीनों का जो पानी है ये 80% भारत इसका यूज़ करेगा और केवल 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कंप्लीट जियोग्राफी का एनिमेटेड कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं।